नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। काव्य क्लासेज कोटा छात्रों की बेहद मांग पर लाइव बैच को स्टार्ट कर रहा है। यह लाइव बैच किसका है तो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हिंदी विषय के लिए यह लाइव बैच प्रारंभ किया जा रहा है। इस लाइव बैच का पाठ्यक्रम क्या है और कहां की भर्तियों में यह लाभदायक सिद्ध होगा, उसी की आज हम संपूर्ण जानकारी इस एक संक्षिप्त वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2022 में जो परीक्षा आयोजित की उसी के पाठ्यक्रम को हम यहां देख रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले वर्ष में या आने वाले वर्षों में जब भी द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा होगी हिंदी विषय के लिए तो लगभग यही पाठ्यक्रम होगा। अगर पाठ्यक्रम में कोई आंशिक परिवर्तन होता है तो काव्य क्लासेज अर्थात मैं डॉक्टर मनोज कुमार जैन उसे कंप्लीट करवा दूंगा। यहां पर अगर हम बात करें ये जो पाठ्यक्रम है, अगर हम देखें मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली हिंदी विषय से या फिर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली अथवा उत्तर प्रदेश में अथवा हम अन्य राज्यों में बात करें हिंदी विषय के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये पाठ्यक्रम उपयोगी है। अतः वे विद्यार्थी भी इस पाठ्यक्रम को खरीद सकते हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं इस पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित है, पहले उसको समझते हैं। तो आइए, आप सभी का अभिनंदन है और स्वागत है। यह रहा आपके सामने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर टीचर। देखिए, सीनियर टीचर का मतलब यहां से क्या है, इसको अगर हम यहां पर देखें तो इसे हम राजस्थान में बोलते हैं सेकंड ग्रेड। क्या बोलते हैं? सेकंड ग्रेड बोलते हैं। इसे हम सेंट्रल में बोले, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें, नवोदय विद्यालय संगठन की बात करते हैं, तो वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? टीजीटी के नाम से जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो इसे वर्ग 2 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्ग 2 के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम अलग है, वो हमने अलग से उसका कोर्स बना रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यह आयोजित की जाती है परीक्षा। ये पोस्ट होती है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। किसके द्वारा आयोजित की जाती है? आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है। फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान का होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वो किसका है? हमारा विषय है हिंदी। कौन सा है? हिंदी है। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले इसी हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को विस्तार से समझेंगे। देखिएगा, यह रहा अब दूसरा हमारे पास। इसके खंड देखिए, खंड 1 क्या है? खंड 1 में क्या है? यहां पर देखिए, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात 10वीं और 12वीं तक के स्तर को लेकर ये बिंदु हैं और इन्हीं से क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न। अब देखिए क्या है, पहला जो बिंदु है वह है वर्ण व्यवस्था। पहला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण में क्या पूछे जाएंगे? स्वर पूछे जाएंगे, स्वरों का वर्गीकरण पूछा जाएगा। व्यंजन है, व्यंजनों का वर्गीकरण पूछा जाएगा, चाहे वह अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हो, चाहे वह बाह्य प्रयत्न के आधार पर हो, या फिर उनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है। शब्दकोश भी पूछा जा सकता है। डिक्शनरी कैसे देखी जाती है वह यहां पर आ जाते हैं। तो स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण इसमें है। और हम देखिए कि भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग वर्ण व्यवस्था होती है, जहां पर भी हिंदी के प्रश्न होते हैं। अब आप देखिए, राजस्थान में जो रीट आयोजित होगी या केंद्रीय विद्यालय के लिए जो टेट आयोजित होती है या विभिन्न राज्य जो आयोजित करते हैं उसमें हिंदी होती है, तो उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। अब देखिए, शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर अगर हम देखें तो तत्सम, तद्भव और विदेशी। यहां पर देखिए, शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर होता है, लेकिन यहां किसके आधार पर है? स्रोत के आधार पर। और स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। लेकिन आपने एक विशेषता देखी होगी कि यहां हमारे द्वितीय श्रेणी के पाठ्यक्रम में विदेशी शब्द दिए हुए हैं लेकिन देशज नहीं दिए हुए हैं। इसलिए 2022 में जो द्वितीय श्रेणी
परीक्षा आयोजित की गई हिंदी विषय के लिए, इसमें पपीता शब्द पूछा गया, तो जो विदेशी था और पुर्तगाली था, तो यहां पर तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है। अब हमें क्या नहीं, हम तो पढ़ेंगे। देखो, चूंकि द्वितीय श्रेणी में जब हम तैयारी कर रहे हैं तो देशज भले हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन हम जरूर पढ़ते हैं क्योंकि और भी परीक्षाओं में ये होते हैं। तो देखिए, देशज हमारे द्वितीय श्रेणी में नहीं है, लेकिन जो अन्य परीक्षाओं में होंगे वो हमारे लिए लाभदायक होंगे। ठीक, तो यहां पर देशज नहीं है। अब देखिए, शब्दों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? व्याकरण पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? स्रोत। ये किस पर आधारित है? व्याकरण पर आधारित है। अब देखिए, व्याकरण के आधार पर अगर हम देखें तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। एक विकारी शब्द है और एक अविकारी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इनका परिचय देना है, भाषा परिभाषा दी जानी, भेद और भेदों के भी क्या पूछे गए? उपभेद। भेद तो है, उसके उपभेद भी पूछे गए हैं। अब देखिए क्या है, विकारी शब्द हम चार प्रकार के पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द हम चार तरह के पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी जिन्हें हम अव्यय कहते हैं उनको भी हम चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय है। फिर दूसरा कौन सा आता है? संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो कितने प्रकार के हो गए? चार। और इसी में हम पढ़ते हैं निपात। तो विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय पढ़ते हैं, भेद पढ़ते हैं। जैसे विशेषण है उसके भेद पढ़ते हैं, और उनमें से जैसे एक संख्यावाचक विशेषण होता है, फिर संख्यावाचक विशेषण के हम दो भेद करते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के फिर और उपभेद करते हैं। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो कोई भी चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी तैयारी करे, आप शानदार ढंग से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय, भेद उपभेद हो गया। अब देखिए, ये क्या है? विकारक है, व्याकरणिक कोटियां। अब देखिए, व्याकरणिक कोटियां कौन सी है? लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, ये एक तरह से विकारक है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। काल के अनुसार क्रिया बदल जाती है और वाच्य के अनुसार भी शब्द के रूप में। तो इस तरह से इनमें परिवर्तन करने वाले शब्द पांच पढ़ते हैं हम। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। बहुत शानदार, मजा आता है, ट्रिक से हम इनको पढ़ते हैं। फिर आती है शब्द रचना। शब्द रचना में अगर हम देखें, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये शब्द निर्माण। देखिए, रचना का मतलब क्या है? शब्द रचना क्यों कहा गया? क्योंकि रचना का मतलब क्या है? निर्माण है। अर्थात नवीन शब्दों का निर्माण कितनी तरह से होता है? चार तरह से। शब्द संगठना कितनी तरह से होती है? चार तरह से। अर्थात हम नए शब्द कैसे बना सकते हैं? संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। अर्थात हम नवीन शब्दों का निर्माण चार तरह से कर सकते हैं। संधि करके नया शब्द बना सकते हैं, उपसर्ग से नया शब्द बना सकते हैं, प्रत्यय से नया शब्द बना सकते हैं और समास से। और आपने देखा होगा आजकल तो पूछने के तरीके भी बदल गए हैं। आजकल एक ही शब्द में उपसर्ग भी पूछे जाते हैं, प्रत्यय भी पूछे जाते हैं, दो दो भी पूछ लेते हैं, समास भी पूछ लेता है, वर्तनीगत अशुद्धि भी पूछ लेता है, इस तरह। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, व्याकरणिक कोटियां, सिलेबस अच्छी तरह से याद हो। अब आता है कौन सा? शब्द ज्ञान। यहां पर अगर हम देखें, शब्द ज्ञान की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, पर्यायवाची शब्द हमसे पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखिए, वर्ण हो गए, शब्द हो गए, वाक्य हो गए, क्योंकि व्याकरण के तीन ही अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तीन, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब देखिए क्या पूछा गया? वाक्य का स्वरूप पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वाक्य का स्वरूप पूछा गया है। दूसरा, पदक्रम पूछा गया है, अंग पूछे गए, भेद और उपभेद पूछे गए। अब वाक्य का स्वरूप कौन सा होता है? तो संरचना के आधार पर हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर उनमें पदों का क्रम क्या होता है यह पूछा जाता है। उसके अंग कौन से हैं? सरल वाक्य के अंग कौन से हैं? उनके भेद और उपभेद क्या है? ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाती है। तो देखिए, तीन चीजें हुई, वर्ण, शब्द और वाक्य। देखिए, जब हम लाइव बैच में पढ़ते हैं, ये चूंकि लाइव बैच प्रारंभ होने जा रहा है, तो उस लाइव बैच में इन सारी बातों को हम विस्तार से पढ़ते हैं, परिभाषाओं से पढ़ते हैं। ठीक है, उनके अभ्यास भी होते हैं, एमसीक्यूज भी आपको इसमें उपलब्ध होंगे, एमसीक्यूज भी इसमें उपलब्ध होंगे।
और कोई विद्यार्थी अगर बाद में जुड़ता है, मैं एक और चीज, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर अगर हम बाद में जुड़े तो पहले की कक्षाओं का क्या होगा? आपको वह कक्षाएं आपको मोबाइल ऐप में आपके पास सुरक्षित रहेगी। मोबाइल ऐप में क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। और इस कोर्स की वैधता जो होगी वो 18 माह होगी। कितने माह होगी? 18 माह होगी, अर्थात 1.5 वर्ष तक आपके पास ये पाठ्यक्रम रहेगा। कितने वर्ष तक? 1.5 वर्ष तक आपके पास रहेगा। ये विशेष सुविधा मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, व्याकरण में हमने क्या पढ़ा? वर्ण व्यवस्था हो गई, शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर, फिर व्याकरण के आधार पर, फिर व्याकरणिक कोटियां कौन सी है, फिर इसके बाद शब्द रचना कैसे होती है, शब्द ज्ञान हमें होना चाहिए, वाक्य रचना होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो पर्यायवाची शब्द भी पढ़ते हैं, विलोम शब्द भी पढ़ते हैं, अनेकाल। बहुत सी बार क्या होता है, यार इनको पढ़ लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, चोट वहां सबसे पहले करनी है जहां कोई नहीं जाता है। विदेशी आक्रांता महल के उसी भाग पर तोपे दागते थे जिस भाग की दीवारें कमजोर होती थी। क्यों? क्योंकि वहां से एंट्री करना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज, लिख लिख कर अभ्यास करना। जब तक विद्यार्थी लिख लिख कर अभ्यास नहीं करता है तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। अगला देखिएगा, शब्द शुद्धिकरण है। देखिए, ये बिल्कुल मैंने ऐसा कैसा लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया उसी को कॉपी किया है। इसमें जैसा उन्होंने लिखा, चाहे मात्रा आगे पीछे वाली हो, मैंने वैसा का वैसा ही लिखा है। इसलिए अभी हम इस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे कि इसमें कहां क्या है। अभी तो सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। शब्द शुद्धिकरण, देखिए वर्तनी, हम यहां वर्तनी पढ़ते हैं, वर्तनी पढ़ेंगे और इसमें अशुद्ध वर्तनी के प्रकार, अशुद्ध वर्तनी के प्रकार भी पढ़ेंगे, किस किस प्रकार से होती है। ऐसे जब शब्द हो गया तो वाक्य भी आएगा। और यही हम यहां पर किसके अशुद्धि के प्रकार हम यहां पर देखते हैं। कौन कौन से प्रकार हुए? विराम चिन्हों का परिचय बहुत जरूरी है। लोकोक्ति और मौर्य उनका प्रयोग, अपठित गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न, ये व्याकरण का पाठ्यक्रम है। द्वितीय श्रेणी में ये व्याकरण का पाठ्यक्रम है। यूं देखा जाए संपूर्ण व्याकरण इसमें आ जाती है। अब देखिए, इसके अगर हम देखें तो द्वितीय श्रेणी में लगभग 50 प्रश्न हमारे किससे पूछे जाते हैं? व्याकरण से पूछे जाते हैं। 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न के लगभग किससे पूछे जाते हैं? व्याकरण। इसलिए व्याकरण पर हमारा जबरदस्त अधिकार होना चाहिए, एक भी बिंदु नहीं छूटना चाहिए। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, चाहे कुछ भी हो, वह उसमें उसी क्रम में, जिस क्रम में हमें पढ़ना चाहिए, आपको उपलब्ध होंगे लाइव बैच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा खंड आता है। पहले भाग में, पहले खंड में जो पाठ्यक्रम में दी हुई है वो व्याकरण दी हुई है। दूसरी एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। जब हम लाइव पढ़ेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे और मुझे लगता है कि उचित है तो एक दिन में उन सभी क्वेश्चंस का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 8 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उनका समाधान हो। ठीक है, लेकिन आपको इसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लगभग सभी चीजों का समाधान पढ़ाते समय ही हो जाएगा। अब देखिए, खंड द्वितीय, स्नातक स्तर। देखिए, स्नातक स्तर में क्या है? शब्द शक्तियों के भेद और उदाहरण, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर विद्यार्थी की जानकारी बहुत कम होती है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, सर क्या वैकेंसी आएगी, अभी से तैयारी करें। देखिए, आप जब पेपर देने जाते हैं तो क्या लगता है, यार मैं थोड़ी सी तैयारी और कर लेता तो मजा आ जाता। हम लगभग एग्जाम से 4-5 महीने पहले पूर्ण तैयार हो जाएं, तब तो हमारा अभ्यास, जब लोग कोचिंग में आए उससे पहले हमारी तैयारी हो जानी चाहिए। और कम से कम हमारा पाठ्यक्रम, कम से कम मैं तो बोलूंगा 5 बार, लेकिन कम से कम 2 बार आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट होना चाहिए। और समय से पहले की गई तैयारी ही इंसान को सफलता की ओर ले जाती है। ठीक, इसलिए तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात पूर्व चलने के हमें मार्ग देख लेना चाहिए, हमें उसकी कमी और खूबियां, उसमें आने वाली बाधाओं और सुविधाओं से अवगत हो जाना चाहिए। इसलिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं
या आगे एग्जाम देंगे उनके लिए तो रामबाण साबित होगा। और जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में हिंदी लेते हैं, स्नातक या अधि स्नातक में हिंदी लेते हैं, उनको तो भले प्रतियोगी परीक्षा दे रहा हो नहीं दे रहा हो, या 2 साल 4 साल बाद देगा, उसे पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके फिर बीए और एमए के सारे प्रश्न उत्तर बहुत सरल और अच्छे ढंग से होंगे, परसेंटेज भी बहुत अच्छी बनेगी, नेट जेआरएफ में भी सुविधा होगी। यहां पर आता है, अब देखिए शब्द शक्तियों के भेद और उदाहरण। देखिए शब्द शक्ति हम 3 पढ़ते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहां पर देखिएगा 3 हो जाती है, हम 3 पढ़ेंगे, अभिधा, फिर लक्षणा और फिर आ जाती है कौन सी? व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर हम इसके भी भेद पढ़ते हैं, लक्षणा के भी भेद हो जाते हैं, फिर भेदों के भी क्या हो जाते हैं? उपभेद हो जाते हैं, व्यंजना के भी भेद पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहां तो पहला हमारा आ जाता है कौन सा? द्वितीय खंड में स्नातक स्तर हमारा आ गया। शब्द शक्तियों के भेद है और उदाहरण है, काव्य की रीतियां, रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, दोष भी दिए हुए हैं, श्रुति, कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व और दुष्कर्मत्व दोष। फिर इसके बाद में हम आते हैं किस पर? तो अलंकार। अलंकार में कौन से हैं? श्लेष, यमक, शब्द अलंकार है। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांति, मान, विरोधाभास और कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण। ये अलंकार है। फिर आगे चलते हैं छंद में। छंद में कौन से? द्रुत, विलंबित, हरि, गीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोटा और कौन सा हो जाएगा? चौपाई। फिर हमारे पाठ्यक्रम रस, रस का स्वरूप दिया हुआ है, रस के अवयव पढ़ने हैं। रस का स्वरूप का मतलब रस किसे कहते हैं, रस की क्या विशेषता है, क्या परिभाषाएं दी गई है, रस के अवयव होते हैं, आपने पढ़ा होगा। विभाव, अनुभव, व्याभिचारी, संयोगांत, रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभव और व्याभिचारी अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और रस के फिर भेद पढ़ते हैं 9, 10, 11 जितने माने जाते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी करते हैं उनके लिए इस भाग को जानना बहुत आसान है, और ये एक बार नहीं 4-4 बार पढ़ा जाना चाहिए घर पर। कौन कौन सी पुस्तकें भी आपको लानी है वह भी मैं जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। अभी तक तो यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कहते हैं कि जब तक साहित्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें साहित्य समझ में नहीं आएगा। अर्थात साहित्य को समझना है तो साहित्य का इतिहास जानना जरूरी है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। स्नातक स्तर का जो दूसरा भाग है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास क्या पूछा गया? नामकरण और काल विभाजन। हम क्या पढ़ेंगे इसका? नामकरण और काल, अर्थात हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसमें जो विभिन्न काल बांटे गए हैं उनके नाम क्या है, उनका काल विभाजन किस तरह से किया गया। अब देखो पहला है आदिकाल। अब इसको आप यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आदिकाल जब आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जाएगा? काव्य धाराएं। आदिकाल में कौन कौन सा सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक, गद्य साहित्य इत्यादि आपसे पूछा जाएगा। इन सभी की क्या पूछे गए? प्रवृत्तियां पूछी गई, अर्थात और इसमें की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार पूछे गए। ऐसे भक्ति काल में जैसे निर्गुण और सगुण हम पढ़ते हैं, फिर उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां आई, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार आ जाते हैं। रीतिकाल काव्यधारा है, नामकरण और काल विभाजन तो आना ही आना है, प्रवृत्तियां आएगी, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। फिर आ जाए आधुनिक काल। आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा। देखो इस बार जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ, एक तरफ पद्य का परिचय और एक तरफ गद्य का परिचय। जब हम पढ़ेंगे दोनों को अंतर करके पढ़ते हैं। गद्य का विकास जब होता है तो हम भारतेंदु युग, दिव्य युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता, इसमें भी हमें क्या पढ़ना है? प्रवृत्तियां पढ़नी है, प्रमुख रचनाएं पढ़नी और रचनाकार। गद्य का विकास में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, इनकी परिभाषाएं, इनके विकास, इनके प्रमुख साहित्यकार हम लेते हैं। ठीक है, ये इतिहास है। अब आप देखिएगा कहने में तो बहुत छोटा सा इतिहास है, 5 पंक्तियों में इतिहास समेटा गया है, लेकिन हम जानते हैं जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब हमें काल की प्रवृत्तियां समझ में नहीं आएगी। जब हम इनको जानेंगे तो रचनाकारों को भी हम समझते हैं। ठीक, तो ये हम पढ़ते हैं लगभग 1.5 महीना, अपने को 2 महीना इसमें कम से कम लगते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय दिया हुआ है। देखिए बहुत विशेष आपको द्वितीय श्रेणी में हिंदी भाषा का उद्भव कैसा हुआ है, इसका विकास है, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, और कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि।
देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न है। हम इसका उद्भव और विकास पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि की कमियां पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं हम कि देवनागरी लिपि में सुधार हेतु किए गए प्रयासों को भी हम इसमें देखते हैं। अगला भाग, जो तीसरा भाग हमारा भाषा लिपि का हो गया। चौथा भाग आता है हमारे स्नातक स्तर में पुस्तकों का। देखिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पुस्तकें हटा दी गई है, लेकिन ये पुस्तकें हमारे आज भी है स्नातक स्तर की। देखिए क्या है इसमें, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली में साखियां है कबीर की, साखियों के प्रथम 5 अंग है, लगभग 150 साखियां हम इसमें पढ़ते हैं और 10 पद दिए हुए। ये किसमें से, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित जो कबीर ग्रंथावली है उसमें से आपको ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो साखियां। फिर आता है रामचरितमानस बालकांड। रामचरितमानस का बालकांड है, देखिए बहुत बड़ा कांड है, फिर भी हम इसकी सार को पढ़ेंगे, ठीक है, और वीडियो के रूप में आपको ये उपलब्ध हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में सूरदास भ्रमर गीत सार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित प्रथम 20 पद। फिर मीराबाई, मीरा पदावली प्रथम 20 पद, किसमें से, परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा संपादित मीरा पदावली में से। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा जो संपादित है उसके प्रथम 20 दोहे। फिर आता है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सत्सई, प्रथम 20 दोहे। कई तरह की वीर सत्सई बाजार में उपलब्ध है, लेकिन अब बहुत से पढ़ते हैं। नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल के द्वारा जो संपादित है उसके 20 हम पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का तीसरा सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में, कौन सा, श्रद्धा सर्ग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ये 3 निबंध हैं। कितने निबंध हमारे पाठ्यक्रम में, 3। पहला आता है उत्साह, दूसरा है श्रद्धा और भक्ति, तीसरा है लोभ और प्रीति। और फिर मोहन राकेश का एक नाटक है लहरों का राजहंस, और लहरों के, और फिर यादवेंद्र चंद्र शर्मा का खून का टीका। अब ये यहां पर हमसे पूछे जाते हैं, इनको अभी हम पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा है तो हम इसका सार पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा है लेकिन हम इसका क्या पढ़ते हैं, सार पढ़ते हैं। लहरों के राजहंस को भी हम पूरा पढ़ते हैं, सार हम खून का टीका का लेंगे, 250 पेज है इसमें, तो वो यहाँ संभव नहीं, लेकिन सार और प्रश्न इन सभी के क्या रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी को मिलेंगे, हम कक्षा में भी सोल्व करेंगे और आपको टेस्ट पेपर के रूप में भी मिलेंगे, ठीक। ये तो हमारा रहा। फिर 4 कहानी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्नातक स्तर में। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा जो लिखित है, पोष की रात जो प्रेमचंद ने लिखी है, पटाक्षेप नहीं होगा है तो भारद्वाज है, और उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा के द्वारा जो लिखित है, उन कहानियों से भी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां, देखिए ये पाठ्यक्रम में है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषाई कौशलों के विकास हेतु, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के कितने कौशल होते हैं, 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने के स्वरूप का शिक्षण और श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, दोनों प्रकार का स्वर, अभिव्यक्ति, लिखित और मौखिक, इनकी संपूर्ण जानकारी हमें लेनी है। हिंदी की विभिन्न विविधाओं का शिक्षण, विधाओं में गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण, रचना शिक्षण, गद्य शिक्षण सभी आ जाएंगे। शिक्षण विधियां आ जाएगी, पाठ योजना का निर्माण, इकाई पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना। गद्य कौन कौन सी है हमारे पाठ्यक्रम में विधाएं, तो देखिए गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण और नाटक शिक्षण हो जाएगा। फिर दूसरा भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, कमियों को जानना और कमियों को दूर करने के लिए शिक्षण। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग और फिर मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत और पाठोपरांत मूल्यांकन, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारे द्वितीय श्रेणी का है। अब इसके आगे चलते हैं, किस तरह की हमारी मूल्यांकन प्रणाली है। देखिए, फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। कितने मार्क्स का होगा,
300 मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का होगा। क्वेश्चंस कितने होंगे? 150। कौन से होंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन होने हैं। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द एवेल्यूशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3। देखेगा नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। 1/3 का मतलब 3 प्रश्न गलत होते आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब 3 प्रश्न अगर यो देखा जाए 3 प्रश्न आपके गलत हुए तो 1 प्रश्न का सही उत्तर आपका गलत हो गया, मतलब 1/3 0.67 के आसपास आपका काट लिया जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का 2 अंक का 1 होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे। कुल कितने होंगे? 300। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1 प्रश्न गलत होने पर आपका यो मान के चलिए 0.67 अंक नकारात्मक होगा। मतलब अगर आपके 3 प्रश्न गलत हो गए तो 1 सही प्रश्न को भी लेकर डूब जाएगा। अब पेपर शेल इंक्लूड फॉर नॉलेज ऑफ द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मतलब जैसे हमारा हिंदी है तो हिंदी में। नॉलेज ऑफ द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। टीचिंग मेथड्स सब्जेक्ट, ये सारा हमारा पाठ्यक्रम है। अब देखिए इस लाइव बैच की क्या विशेषता होगी, हम इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए इस लाइव बैच की अगर हम बात करें तो क्या विशेषता होने वाली है। पहली चीज, ये क्लासरूम से चलेगा। इसका समय साय 5 बजे से होगा। कब से होगा? 5:30 बजे से होगा। अभी 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, 4 घंटे तक अधिकतम ये कक्षा चलेगी। आपका नेट आपको कितनी अनुमति देता है वो आप देखिएगा। 18 माह इसकी वैधता होगी। कितनी माह वैधता होगी? 18 माह इसकी क्या होनी है? वैधता होनी है। 1.5 वर्ष ये हो गया। किसी विद्यार्थी ने लाइव कोर्स को अगर बाद में ज्वाइन किया तो उसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। जो लाइव होगी वो आपके कोर्स में 1.5 वर्ष तक रहेगी, ठीक है। यहां पर है, इसमें आपको समय समय पर क्या मिलते रहेंगे? एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। तीसरा, रही बात सवाल जवाब की, तो देखिए चूंकि ये क्लास से लाइव होगा इसलिए तुरंत जवाब देना संभव नहीं हो सकता। यथासंभव कोशिश करेंगे, लेकिन समय पर 8 दिन में 5 दिन में उन प्रश्नों को हमारी टीम लिख लेगी और फिर मैं उनका एक साथ आपको समाधान करवा दूंगा, ठीक। और भी कोई आपकी जानकारी हो, आपको लेनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं या हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, ठीक है। इस लाइव कोर्स का जो मूल्य है 7,999 है। कितना है? 7,999 है अभी तक, ठीक है। लगभग 400 घंटे की ये कक्षा होगी। 400 घंटे तो मानते हैं 500 तक भी ये पहुंच सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है लाइव वेद द्वितीय श्रेणी का। इस पाठ्यक्रम को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के विद्यार्थी भी खरीद सकते हैं। 1-2 टॉपिक कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। तो आज दिनांक 1 फरवरी से ये बैच प्रारंभ हो रहा है। आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, उनसे आप समझ सकते हैं किस स्तर की यह कक्षा होगी। इसमें प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम उसी स्तर के अनुकूल चलेगा। इसलिए ये द्वितीय श्रेणी का प्रारंभ हुआ है, लेकिन प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी भी इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक। उनका भी पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।